तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। हम थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोल लो या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बोल लो। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग की थ्योरी देख रहे थे जो कि आपका स्टार्टिंग का पार्ट है। तो बिना किसी देरी की मेरे दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा पहले जो टॉपिक चल रहा था उसी को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलें। तो मेरे दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर्स की बात करी थी और यहाँ पर अब आप एक नया वर्ड सुन रहे हो, एक और वर्ड सुन रहे हो, एक्सपेंस। अब आप बोलोगे यार ये सर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है क्या? देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस है, वही आपको एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के अंदर डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, कोई खर्चा कर रहे हैं, आपके पास से कोई पैसा जा रहा है, या तो आप उससे क्या परचेस कर रहे हैं, कोई ना कोई असेट्स परचेस कर रहे हैं, या फिर जिसको हमने क्या बोला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला था, या फिर एक दूसरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था जिसमें आप क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं या सैलरी, रेंट, इस तरह की कोई भी चीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या करा, उसी एक्सपेंडिचर्स के अंदर से ही हमने क्या करा, एक पार्ट निकाल लिया और उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंस बोल रहे हैं। एक्सपेंस में हम खास तौर से किसको कंसिडर करेंगे, देखो यहाँ पर जरा देखना एक बार। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। यहां पर हम एक्सपेंस को वो कॉस्ट बोल रहे हैं जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है, किसके लिए, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी इनकम जनरेट करने के लिए हम जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो हम खर्चा कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, यहां पर देखो आगे एक हमारे RN एंथनी साहब हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं एक्सपेंस is a monetary measure of input of source consumed. It is value which has expressed ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी इनपुट आ रही है, यानी आपका यही जो रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू सोर्स के लिए आप जो अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब देखो ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज, तुम्हें लिख के आना है, जब तो बुक की लैंग्वेज में लिख के लेके आना, पर अगर समझना है मेरे दोस्तों तो देसी लैंग्वेज में समझना जरूरी है। देखो ऐसा है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है मार्कर बनाना। अब इस मार्कर बनाने के लिए ये मेरा मेन वर्क है और मार्कर बेच के मैं क्या करता हूँ, रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर मार्कर बनाने के लिए मुझे जो साइड में जो खर्चे करने पड़ेंगे, ऐसे खर्चे करने पड़ेंगे जिन खर्चों से मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा। जैसे मेरे यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज़ रखूंगा, उस एम्प्लॉयज़ को क्या दूंगा, सैलरी दूंगा। तो ये सैलरी क्या हो गई मेरे मेरे लिए दोस्तों, क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। मेरी जो मशीनरी है, वो मशीनरी से चलती है, या तो वो पेट्रोल से चल रही है या डीजल से चल रही है या फिर वो बिजली से चल रही है। तो अगर वो पेट्रोल डीजल से चल रही है तो जो पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या आएगा मेरे दोस्तों, बिल आएगा। वो बिल क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कुल मिला के ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इसके जो उसका रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के अलावा मैं जो भी खर्चा करूंगा, और वो खर्चा ऐसा होगा कि वो खर्चा मैं ना करूं तो ये प्रोडक्ट बन भी ना पाए। मेरे यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ मुझे रखने हैं तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी नहीं दूंगा तो क्या एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे ना मेरे दोस्तों। तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा फिर यहाँ पर। इसलिए सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके मेरे दोस्तों, खर्चे हो जाएंगे। हम आगे और भी देखेंगे, वेजेस आएगा, फ्राइट आएगा, ये सारे क्या है आपके एक्सपेंसेस के क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक और चीज़ को भी हम एक्सपेंसेस में कंसिडर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया है पहले, क्या होता है, हमारी फिक्स्ड असेट्स की प्राइस में क्या आती है, जो कमी आती है, उसको भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। इसमें हालांकि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है डेप्रिसिएशन के अंदर, पर फिर भी यहाँ पर हम इसको किस में कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों, एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ एट करंट असेट्स, जैसे आपके कोई बेड डेट्स हो जाते हैं। बेड डेट्स का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, वो डेटर्स कौन है, डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने क्या करा है, क्रेडिट पे गुड्स सेल करा है। तो क्रेडिट पे गुड्स सेल करा है, इसका मतलब वो हमें थोड़े टाइम बाद में पैसा देने वाले हैं। पर ऐसे लोग, ऐसे डेटर्स जिन्होंने क्या कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया मेरे दोस्तों, उनको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। और यहाँ पर वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस की जैसे कंसिडर करेंगे। आगे बोल रहा है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स से इन्वेस्टमेंट, हमारी जो
असेट्स है उसकी प्राइस में क्या आ गई, कमी आ गई। जैसे इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं पर स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, अब आपके प्राइस क्या चल रही है, उसकी नीचे चल रही है, तो यहाँ पर हम उसको भी किस में कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों, एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं उस गुड्स की जो आपकी कॉस्टिंग है मेरे दोस्तों, वो भी यहाँ पर किस में कंसिडर की जाएगी, यहाँ पर एक्सपेंस में कंसिडर की जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका एक्सपेंडिचर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें ये क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस पेड, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस। देखो हम इस प्रीपेड एक्सपेंस को ना मैं आपको आगे भी कई बार बताऊंगा, पर यहाँ पर आप प्रीपेड एक्सपेंस को छोटा मोटी तौर पर एक बार समझ लो। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, देखो प्रीपेड लिखा है यहाँ पर। प्रीपेड से क्या मतलब है, आपने एडवांस में ही क्या कर दी, उसकी पेमेंट कर दी। देखो आपके पास में मोबाइल होगा, जरूर आपके पास में मोबाइल है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके मोबाइल में जो सिम है वो कौन सी सिम है। अब आप बोलोगे सर कौन सी सिम से क्या मतलब, मेरे दोस्तों दो तरह की सिम आती है, एक होती है प्रीपेड सिम और एक होती है पोस्टपेड सिम। जो आपके मोबाइल में सिम है वो डेफिनेटली प्रीपेड सिम होगी। कैसे पता चलेगा कि वो प्रीपेड सिम है, ऐसे पता चलेगा कि तुम क्या लेते हो, उसका रिचार्ज करवाते हो ना, तुमने 3 महीने का रिचार्ज करवाया, 6 महीने का रिचार्ज करवाया, साल भर का रिचार्ज करवाया, प्लान आते कि नहीं आते, 3 महीने का प्लान आता है ना, आप क्या कराते हैं, उसको रिचार्ज कराते हैं। आप क्या करते हैं, कंपनी को पैसा पहले ही दे देते हैं कि भैया हम 3 महीने का रिचार्ज करा रहे हैं, जितने का भी प्लान है 600 700 800 रुपये का प्लान है, तो तुमने क्या करा, कंपनी को 800 रुपये दे दिए 3 महीने के लिए। अब 3 महीने के लिए तुम्हारा राइट है कि तुम उसकी सर्विसेज क्या लोगे, काम में लोगे। अब देखो 3 महीने तो आएंगे बाद में, और आपने पैसे दे दिए उनको पहले ही, इसलिए हम उसको कौन सी सिम बोलते हैं, प्रीपेड सिम बोलते हैं। और एक होती है भैया पोस्टपेड सिम। पोस्टपेड सिम में क्या होता है, आपको पहले पैसा नहीं देना, आप पहले उस कंपनी की सर्विसेज काम में लोगे, बाद में वो कंपनी क्या करेगी, आपको बिल भेजेगी। पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे ना, वो लैंडलाइन फ़ोन में ऐसा ही होता था, बिल जो आता था वो महीने के लास्ट में बिल आता था कि भैया इतना इतना आपने कंज्यूम करा है और ये आपका भैया बिल हो रहा है, उसे हम बोलेंगे क्या, पोस्टपेड। प्रीपेड बोलेंगे जिसमें आप एडवांस में ही पहले ही पैसा दे देते हैं और सर्विसेज बाद में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पैसा पहले ही खर्च कर दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय आ रहा है जिसको आप सैलरी देते हो, पर आपने क्या कर दिया, उसको एडवांस में ही सैलरी दे दी। आपकी बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, तो आपने क्या करा, एडवांस में रेंट पे कर दिया, 3 महीने का रेंट एक बार में ही पेड कर दिया। तो यहाँ पर ये जो रेंट है ये कैसा रेंट कहलाएगा मेरे दोस्तों, प्रीपेड रेंट कहलाएगा। अब इसके अंदर की ये जो भी रामायण है मेरे दोस्तों, ये मैं आपको अभी नहीं समझाने वाला, क्योंकि अभी अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी। ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि प्रीपेड रेंट का, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, अभी फिलहाल इतनी सी बात ही है आपके जानने की। आगे किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कौन सा अकाउंट में आता है, क्या आता है, वो सब बाद में देखेंगे, वो सब अभी की बातें तुम्हारे नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही समझाऊंगा जितना अभी तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको और इसके बारे में जानकारी देता जाऊँगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और बढ़ने से पहले इसे क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, करो 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 कि ये हो गया मेरे दोस्तों। चलो, तो मेरे दोस्तों जैसे प्रीपेड रेंट होता है ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्या होता है, देखो ऐसा है मेरे दोस्तों कि हमें रेंट पे करना है और रेंट पे करना हमारा ड्यू हो गया है और हमने अभी तक उसको पे नहीं करा है, तो उसको बोलेंगे ड्यू बट नॉट पेड। यानी वो खर्चा जो आपका देने का अभी लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है पर अभी तक आपने उसको दिया नहीं है, उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। जैसे जैसे भैया मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करता है, उसने मेरे यहाँ 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम कर दिया। कौन सा महीना चल रहा है भैया, कोई भी महीना कर लो भैया, जून। जून में उसने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करा। अब उसके बाद में जून के बाद में क्या शुरू हो गया मेरे दोस्तों, जुलाई शुरू हो गया, और अभी तक 5 तारीख निकल चुकी है जुलाई की, और मैंने उसको ये जो उसने जून में काम करा, इस जून की अभी तक पेमेंट नहीं करी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जब तक मैं उसको ये जून के महीने की पेमेंट नहीं कर देता, जब तक ये जो सैलरी है, ये सैलरी क्या कहलाएगी, ये सैलरी कहलाएगी मेरे दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो आपका देने की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, आपको देना है पर आपने अभी तक उसको दिया नहीं है। तो जब तक आप उसको नहीं दे देते, जब तक वो आपके बुक्स में एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। मैं फिर से बोलूंगा कि इसके अंदर की रामायण मैं तुम्हारे को अभी
नहीं सिखा रहा, नहीं बता रहा, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे अब बहुत हो गया एक्सपेंस, अब बारी आती है मेरे दोस्तों इनकम करने की। ये इनकम करने के लिए तो यार बिजनेस कर रहे हैं हम। देखो इनकम क्या बोल रहा है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, इनकम बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पर अगर हम इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना हम एक अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा 10 साल पहले बिजनेस हुआ, 10 साल से अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया, हाँ उससे मतलब नहीं है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब चलता है आप लोगों को पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसने जितना प्रॉफिट कमाया उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, इनकम बोलेंगे। आगे बोलते हैं इन अदर वर्ड्स इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज आ गई। हम इनकम क्या बोलेंगे, हम इनकम बोलेंगे कि भैया हमारे रेवेन्यू जितने ज्यादा हैं किससे, हमारे एक्सपेंस से, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है। और हमारा प्रॉफिट क्या कहलाता है, इनकम कहलाती है, सीधी सी बात है। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू का मतलब हो गया इनकम। मेरी अगर ये पेन मैंने 15 रुपए का बेचा तो 15 रुपए क्या हो गया मेरे दोस्तों, मेरा रेवेन्यू हो गया। और इसके बाद में एक्सपेंस थे, मतलब इसके ऊपर जो मेरी कॉस्टिंग थी वो कॉस्टिंग थी कितनी मेरे दोस्तों, 10 रुपए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 5 रुपए का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, यही क्या है, मेरा प्रॉफिट है। और मेरे प्रॉफिट को ही मैं क्या बोलूंगा, मेरी इनकम बोलूंगा यहाँ पर। चलिए मेरे दोस्तों ये यहाँ पर इनकम कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में देखो ये इनकम का ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख रखा है, सिंपल सी चीज को इन्होंने फॉर्मूले के रूप में बता दिया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना बस इसको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा कचरा हो गया क्या यहाँ पर, चलो इसको हटा देते हैं, हटाओ 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 हटाओ। चलो देखो आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। यहाँ पर अब ये प्रॉफिट अलग से, इनकम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो इनकम है वो सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट है। पर जरूरी नहीं है जो आपका प्रॉफिट हो वो क्या हो, इनकम हो। अब तो बोले सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अजीब सी। देखो अजीब सी बातें भी समझते हैं यहाँ पर क्या बोलता है ये। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय ए बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रॉफिट इन फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। देखो मेरे दोस्तों एक चीज समझना, ध्यान से समझना। मैंने मेरा मार्कर बेचा, ठीक है, मेरा मार्कर था 15 रुपए में, मैंने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। और उसकी प्राइस कितनी थी मेरी दोस्तों, कॉस्टिंग, या मैं बोल दूं कि मेरे जो एक्सपेंस थे उसके ऊपर किए गए थे वो कितने किए गए, 10 रुपए। तो यहां पर ये जो 5 रुपए है, इस 5 रुपए को मैं मेरा प्रॉफिट भी बोलूंगा और इस 5 रुपए को मैं मेरी इनकम भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब आगे सुनो। मेरी कोई असेट्स थी, मेरा कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था बिजनेस के अंदर, वो फर्नीचर अब जो है थोड़ा खराब सा हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे को नया फर्नीचर लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना पुराना फर्नीचर क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। और मेरे वो फर्नीचर की प्राइस थी लगभग लगभग 10,000 रुपए के आसपास। और मैंने वो फर्नीचर किसी को टिका दिया, बेवकूफ़ बना के 12,000 रुपये में क्या कर दिया, किसी को बेच दिया। तो यहाँ पर ये मेरे को 2,000 रुपये की क्या हुई है मेरे दोस्तों, इनकम हुई है। इसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलूँगा। आया फर्क समझ में? देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मार्कर बेचना है, मैं मेरा बिजनेस क्या करता हूँ, बिजनेस तो मेरा ये है ना मार्कर बना के बेचने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मार्कर बना के बेच रहा हूँ, यानी ये जो मार्कर बनाना है ये मेरे डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। तो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस के पार्ट से जो आपको प्रॉफिट निकल के आते हैं, जो इनकम निकल के आती है, वो क्या कहलाती है, आपकी प्रॉफिट कहलाती है। और इनकम भी है साथ के साथ में, ठीक है। बट अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, जैसे ये जो फर्नीचर मैंने बेचा, ये क्या मैं रोज फर्नीचर बेचता हूं क्या, नहीं, ये तो मैंने कभी 5 साल में 10 साल में वो फर्नीचर पुराना हो गया इसलिए मैंने उसको बेचा। अगर ऐसे असेट को बेचने से अगर मुझे गलती से कोई इनकम हो जाती है तो वो मेरे दोस्तों यहाँ पर इनकम कहलाएगी, प्रॉफिट्स नहीं कहलाएंगे। यानी जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स सिर्फ और सिर्फ किसको शो करते हैं, प्रॉफिट्स हमारा सिंपली हमारा जो गुड्स है, और जो हम अगर हम या तो गुड्स बेचते हैं या फिर हम कोई सर्विसेज देते हैं, उस गुड्स और सर्विसेज को देने से हमें जो इनकम मिली है हम सिर्फ उससे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। असेट बेचने से हमारे को जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसे हम प्रॉफिट ना बोलकर क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, इनकम बोलेंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, समझना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरे दोस्तों इसको भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर रब कर देते हैं।
कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर इतना ही टेक्निकल जा रहा है, मेरे दोस्तों कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा आगे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब आगे देखो मेरे दोस्तों गेन। अब आप बोलोगे सर हम तो आज आज तक इनकम, प्रॉफिट और गेन सबको एक जैसा ही समझते थे, यहाँ पर तो ये सब अलग अलग लिखा हुआ है। अरे देखो यार, यही समझाने के लिए तो बैठे हम यहाँ पर हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है, गेन का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न फॉर ट्रांजेक्शन incurred to business. Gain is the increase in owner's equity. Gain is the increase in owner equity resulting from transactions other than the day-to-day transaction for regular or non-regular nature. Differently, it is the profit that arise from transaction which are not the operating activity of the business but are incurred to it such a gain or sale of land, machinery और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपका डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से जो इनकम जनरेट हुई है उसे हम गेन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हमने जो 10,000 रुपये का फर्नीचर 12,000 रुपये में बेच दिया था ना दोस्तों, तो ये जो 2,000 रुपये का क्या हुआ था आपको इनकम हुई थी, ये जो 2,000 रुपये की आपकी इनकम हुई थी मेरे दोस्तों, इस इनकम को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों कि क्या हुआ है, आपको गेन हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको सीधी सीधी एक बात समझाऊं तो वो ये है कि इनकम में तो दोनों चीज़ें आ जाती है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ किसकी, इनकम की, तो इनकम में तो आ गई भैया दोनों चीज़ें। इनकम में आ गया आपका प्रॉफिट और इनकम में आ गया मेरे दोस्तों आपका गेन। अगर डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, यानी आपने अपना गुड्स सेल करा है या सर्विसेज सेल करी है, उससे अगर आपको जनरेशन हुआ है तो वो तो क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट। बट अगर आपने कोई क्या करा है, एसेट सेल करी, जैसे आपने मशीनरी सेल कर दी, लैंड सेल कर दिया, फर्नीचर सेल कर दिया, ऐसी कोई भी चीज़ सेल करी और उससे आपको क्या हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पर इनकम जनरेट हुई है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा आपका गेन। और ये दोनों ही कंबाइंड में अगर मैं बोलूँ तो दोनों ही क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। तो दोनों ही तो क्या कहलाएगी, इनकम। अगर आप इसको अलग अलग बोलेंगे तो आपकी आपका जो रेवेन्यू हुआ है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप सर्विसेज देते हैं, उससे अगर आपको इनकम हुई है तो वो तो क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट। और अगर आपकी कोई एसेट है, आपने एसेट को बेचकर अगर कोई इनकम जनरेट करी है तो उससे तो हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, गेन बोलेंगे। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, हटाओ, आप ही हटा दो। इसके बाद देखो हम देखो कितना इसने बिल्कुल सुस्त सा फेस बना रखा है। क्या हो गया भैया, इसको लॉस हो गया, भगवान करे किसी को बिजनेस में लॉस ना हो। हम तो कॉमर्स वाले हैं, हम तो देखो यही बात करेंगे, बिजनेस लॉस करने के लिए थोड़ा ना खोला है मेरे दोस्तों, पर फिर भी हमारे को समझना पड़ेगा कि लॉस क्या होता है यहाँ पर। तो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपके रेवेन्यू से ज़्यादा निकल गए क्या मेरे दोस्तों आपके एक्सपेंसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लॉस बोलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। जैसे लॉस होता है तो ओनर्स इक्विटी क्या होती है मेरे दोस्तों, डिक्रीज होती है। यानी ओनर की जो कैपिटल है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं कम हो रही है। भैया लॉस तो किसको हो रहा है, फाइनली बिजनेस को तो हो रहा है, पर बिजनेस का लॉस एक तरीके से देखा जाए तो किसका लॉस है, उसके ओनर का लॉस है। और ओनर की इक्विटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही अगर गेन होता है तो ओनर की इक्विटी क्या होती है मेरे दोस्तों, बढ़ जाती है। वॉइस के लिए सॉरी, हाँ ऐसे ही गला खराब हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे 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 क्या बोल रहा है, इट इज ए ब्रॉड टर्म एंड इनकर्ड लॉस इनकर्ड ऑन इट्स ऑपरेशन। छोड़ो इसको। तो यहाँ पर लॉस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरे दोस्तों आपको रेवेन्यू हो रहे हैं, आपकी जो रेवेन्यू है वो आपकी इनकम से, वो आपके एक्सपेंस से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, कम हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, लॉस बोलेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो क्या है मेरे दोस्तों, परचेज। तो परचेजेस में क्या बोल रहा है, देखो यार परचेज, आप बोलोगे परचेज, परचेज का मतलब तो मुझे पता है। परचेज का मतलब क्या है कि मैं कोई सामान खरीद के लेके आ रहा हूँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, परचेज में आप कोई सामान खरीद के ही लेके आ रहे हो। बट यहाँ पर हम परचेज एक स्पेसिफिक सामान के परचेस खरीद को ही क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं। वो स्पेसिफिक सामान क्या है, वो स्पेसिफिक सामान है मेरे दोस्तों गुड्स। अगर हम हमारा रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो वो जो रॉ मटेरियल हमने परचेस करा है उसके लिए हम परचेस वर्ड काम में लेंगे।
अगर हम कोई असेट परचेस करते हैं तो उसके लिए परचेस वर्ड काम में नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है और मैं मार्कर बनाने के लिए मार्कर का क्या करता हूँ, प्लास्टिक खरीदता हूँ, मार्कर के लिए इंक खरीदता हूँ। तो यहाँ पर वो जो प्लास्टिक है, वो जो इंक है, उसके लिए तो मैं वो जब मैं परचेस करूँगा तो उसके लिए तो क्या वर्ड काम में लूँगा, परचेस वर्ड काम में लूँगा। पर ये जो मार्कर बनाने के लिए मैंने मशीनरी सेटअप करी है, ये जो मैंने मशीनरी परचेस करी है, उसके लिए मैं परचेस वर्ड काम में नहीं लूँगा। अब आप बोलोगे सर दोनों परचेज ही तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे मेरे दोस्तों तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल आप ध्यान रखें यहाँ पर कि परचेज का मतलब क्या है। परचेज मीन परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। रीसेल के लिए आपने जो भी परचेज करा है वो सब, उसके लिए आप क्या वर्ड काम में लेंगे, परचेज वर्ड काम में लेंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज गुड्स द टर्म परचेज बोथ कैश एंड क्रेडिट। चाहे आपने कैश में खरीदी हो चाहे क्रेडिट में खरीदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर रॉ मटेरियल खरीदा है या फिर वो गुड्स खरीदा है जो कि आपने रीसेल पर्पस के लिए परचेज करा है, तो उसके लिए क्या वर्ड काम में लेना है मेरे दोस्तों, परचेज वर्ड काम में लेना है। इसके बाद में आ रहा भी है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने गुड्स खरीदा, हमारे को पसंद नहीं आया, या तो हमारे को पसंद नहीं आया या फिर हमारे पास में ऐसा गुड्स आ गया जो हमने मंगवाया ही नहीं था, या फिर वो हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, रॉन्ग कलर आ गया है, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। कुल मिला के आपने जो गुड्स परचेस करा है, उस परचेस करे हुए गुड्स को आप क्या कर रहे हो, वापस से रिटर्न कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा आपका मेरे दोस्तों यहाँ पर, परचेज रिटर्न। तो क्या लिख रहा है देखो, व्हेन purchased goods are returned to the supplier, there are known as purchase return. Purchase return are also known as return outward. यहाँ पर हम purchase return को return outward भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है जो है हमारा भैया सेल्स। जैसे परचेज होता है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट सेल्स है। यहाँ पर हम सेल्स सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, यानी सेल्स में हम सिर्फ किसको बोलेंगे, जो हमने गुड्स परचेज करा था ना रीसेल पर्पस के लिए, अगर हमने वो गुड्स क्या कर दिया है, मार्केट में सेल कर दिया है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड काम में लेंगे, सेल्स वर्ड काम में लेंगे। बट अगर हमने हमारी कोई असेट सेल करी है तो उसके लिए सेल्स वर्ड काम में नहीं लेंगे। देखो यहाँ पर क्या, देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। आपने जो गुड्स रीसेल पर्पस के लिए परचेस करा था ना मेरे दोस्तों, अगर आपने उसको बेचा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड काम में लेंगे मेरे दोस्तों, सेल्स वर्ड काम में लेंगे। और ये सेल्स क्रेडिट पे भी हो सकती है और कैश हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेल्स, ये देखो सेल्स के बाद में ठीक बिल्कुल उसका जैसे परचेज रिटर्न था वैसे सेल्स रिटर्न है। तुमने क्या करी, किसी को गुड सेल कर दिया XYZ रीजन से, जिसको तुमने गुड सेल करा उसने तुम्हें गुड्स क्या कर दिया, वापस से रिटर्न कर दिया मेरे दोस्तों, तो वो क्या रहेगा आपका, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भैया स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक बोल दो या इन्वेंट्री बोल दो मेरे दोस्तों, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं आपको देखो इन शॉर्ट बताता हूँ। ये जो आपने गुड्स परचेस करा था, गुड्स वर्ड बार बार काम में ले रहा हूँ मैं। गुड्स क्या होता है मेरे दोस्तों, गुड्स होता है रॉ मटेरियल, यानी हम जिसका बिजनेस करते हैं, जिसका हम ट्रेड करते हैं, तो वो या तो अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जैसे मेरी मार्कर बनाने की कंपनी है, तो अगर मैं इसके लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा, जैसे मैं इसके लिए क्या खरीदूंगा, प्लास्टिक खरीदूंगा, इसके लिए इंक खरीदूंगा, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, मेरे लिए गुड्स कहलाएगी, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। और मैं एक दुकानदार हूँ, मैं सीधे क्या करता हूँ, कंपनी से मार्कर खरीदता हूँ और इधर जो मेरे कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करता हूँ, बेचता हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्कर बना नहीं रहा हूँ, पर मार्कर मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मार्कर मैंने बिल्कुल बना बनाया खरीदा, ये क्या कहलाएगा मेरे लिए मेरे दोस्तों, गुड्स कहलाएगा। और क्योंकि मैंने इसको किस लिए परचेस करा है, रीसेल के लिए परचेस करा है। ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो गुड्स है, इस गुड्स का जो हमारे पास में जो क्वांटिटी पड़ी है उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, स्टॉक बोलेंगे या इन्वेंट्री बोलेंगे। तो स्टॉक इन्वेंट्री इज ए करंट असेट हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट प्रोडक्शन और गुड्स मेंट फॉर सेल्स। यानी आपके पास में क्या पड़ा है, आपने गुड्स आपके पास में पड़ा है और वो किस पर्पस से पड़ा है, आपने क्या सोच के वो गुड्स परचेस कर रखा है, फॉर सेलिंग पर्पस, और वो आपके पास में उसकी जो क्वांटिटी पड़ी है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, स्टॉक कहलाएगा। अब स्टॉक को ये अलग अलग पार्ट्स में बांट रहा है, बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है मेरे दोस्तों जो पिछले साल आपका गुड्स बिकने से रह गया था, वो इस साल आपका जो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। पिछले साल मतलब 31 मार्च, पिछले साल का जो 31 मार्च था, उसमें क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है आप जिस दिन अकाउंट बना रहे हैं भाई 31 मार्च को आप क्या बना रहे हैं, आपके अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़रूरी तो ना है कि आपके पास में सारा का सारा जितना भी गुड्स था वो सारा का सारा बिक जाए, ज़रूरी तो नहीं है। तो आपके पास में जो गुड्स बिना बिके रह गया है पिछले साल, वो इस साल क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और इस साल जो गुड्स बिकने से रह जाएगा वो कहलाएगा इस साल का क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें ये बोल रहा है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। स्टॉक
गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंपनीज स्टॉक। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये स्टॉक, इन्वेंट्री और गुड्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पर ये वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर कि अगर हमारी क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल हमने परचेस करा है वही क्या कहलाएगा, हमारा गुड्स कहलाएगा। और अगर हमारी शॉप है, हम क्या करते हैं, बना बनाया गुड्स परचेस करते हैं और उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो वो जो हमने रेडीमेड गुड परचेस करा है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए मेरे दोस्तों, गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है मेरे दोस्तों खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जब तक इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और क्या करेंगे, ये दोस्तों हटा दिया। अब बढ़े भैया आगे, क्या बोल रहा है आगे, स्टॉक, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये कुछ भी देखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये नहीं देख रहे हम अभी नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे भैया, देखो आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या, डेटर्स। तो देखो डेटर्स में क्या है, मैंने पहले ही बताया है, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने क्या करा होता है, क्रेडिट पे गुड्स सेल करा होता है। तो डेटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी who own amount to the enterprise against credit sales of goods services rendered or both। यानी हमने या तो हम गुड्स उसको दे दिया या फिर हमको सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज उसको दे दी और बदले में उसने अभी तक हमारे को पेमेंट नहीं करी है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, हमारा डेटर कहलाएगा। मतलब हमने क्या करा, उसको क्रेडिट सेल करी है मेरे दोस्तों। तो ऐसा जो पर्सन है, जो एंटिटी है, वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, डेटर्स कहलाएगा। इसके बाद में हम बात कर रहे थे देखो बिल्स रिसेबल की। अब बिल्स रिसेबल समझने के लिए एक मेरी छोटी सी कहानी सुनना और जरा मुझे बताना, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि बिल्स रिसेबल क्या होता है। देखो ऐसा है, डेटर का मतलब हो गया कि मैंने किसी पर्सन को क्या कर दिया, क्रेडिट पे गुड सेल कर दिया। पर एक जनरल सी बात बताना, मैं जिस बंदे को जानता नहीं हूँ, क्या मैं उसे क्रेडिट सेल करूंगा? मैं मेरे दोस्तों क्रेडिट सेल सिर्फ उसी बंदे को करूंगा, उसी पर्सन को करूंगा जिसे मैं जानता हूँ। जिसे मैं नहीं जानता ना, उसे मैं क्रेडिट सेल भी नहीं करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन निकला है। वो सॉल्यूशन ये निकला है कि भैया या तो मेरे को इस बंदे पे विश्वास नहीं है कि यार ये मुझे पैसे देगा ही नहीं देगा, या फिर मैं इस बंदे को जानता नहीं हूँ, अभी फ़िलहाल ये नया है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, इस बंदे को गुड्स तो चाहिए। ये बंदा मेरे से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार सर मुझे गुड्स तो दो, मैं मार्केट में नया आया हूँ, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप मुझे गुड्स नहीं दोगे, गुड्स तो दो। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है, मैं तुम्हारा गुड्स दे देता हूँ क्रेडिट पे, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे लिख के देना पड़ेगा कि तुम ये अमाउंट इस पर्टिकुलर डेट को मुझे पे कर दोगे। ये जिस पेपर पे वो लिख के देगा, वो पेपर क्या कहलाएगा, हमारा बिल कहलाएगा। और क्योंकि इस बिल से, ये बिल जो है ये हम ले जाके उस पर्टिकुलर डेट को इस पर्सन को देंगे और ये बिल देख के ये क्या कर देगा, हमारे को पेमेंट कर देगा। तो हमें पेमेंट क्या होगी, यहाँ पर रिसीव होगी, इसीलिए क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। तो देखो, द बिल्स रिसीवेबल मीन ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेटर। यहाँ पर ये बिल किसने एक्सेप्ट करा है, डेटर ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको इस पर्टिकुलर डेट को देने के लिए प्रॉमिस करता हूं, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट कहलाते हैं। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट, तो क्या कहलाएगा आपका, ये बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल क्या होता है भैया, ट्रेड रिसेबल में आपकी दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। ट्रेड रिसेबल में आपके बिल को भी हम ट्रेड रिसेबल बोलेंगे और डेटर को भी ट्रेड रिसेबल बोलेंगे। यानी ट्रेड रिसेबल का मतलब हो गया वहाँ वो लोग जहाँ से हमारे को पैसा एक फ्यूचर डेट को मिलने वाला है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसेबल कहलाएगा। तो ट्रेड रिसेबल में डेटर भी आ जाता है और ट्रेड रिसेबल में बिल्स रिसेबल भी आ जाता है। तो इट इज़ द अमाउंट रिसेवेबल मिलेगी अगेंस्ट sale of goods or services or both taken in the ordinary course of business. Trade receivable is a sum total of debtors or bills receivable। ठीक है मेरे दोस्तों, वही बात आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आपके क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्रेडिटर्स वो सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने क्या करा है, हमें क्रेडिट पे गुड्स सेल करा है, हमें उन्होंने सेल करा है क्रेडिट पे गुड्स, यानी हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करके लेके आए। तो क्रेडिटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी टू whom आर एंटरप्राइज ओन अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज और गुड्स और सर्विसेज टेकन और बोथ। तो वो क्या कहलाएंगे आपके यहाँ पर, क्रेडिटर कहलाएंगे। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो क्या है, बिल्स पेबल। देखो जैसे बिल्स रिसेबल होता है ना, बिल्कुल उसका उलट बिल्स पेबल होता है। देखो ऐसा है कि हम गुड्स परचेज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जब हम एक ऐसे पर्सन को गुड्स सेल करते हैं जिसे हम जानते हैं, वैसे ही हम भी जहाँ से गुड्स परचेज करके लेके आते हैं, वो भी हमें क्रेडिट पे गुड्स कब परचेज, वो क्रेडिट पे गुड्स कब सेल करेगा, जब वो हमें जानता होगा, जब हमारी गारंटी होगी,
तब वो हमें गुड सेल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर वो हमें नहीं जानता है या फिर उसको हमारे पे विश्वास नहीं है, तो वो क्या करेगा, हम हमारे से बिल साइन करवा लेगा। वो कहेगा ठीक है भैया गुड्स तो आप ले जाओ, पर क्या कर दो, वही बात हो गई, लिख के दे दो मेरे को। तो क्योंकि इस बिल की मेरे को क्या करनी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट करनी है, इस बिल से मुझे पैसा मिलेगा नहीं। जैसे ही वो एक स्पेसिफिक डेट आएगी, उस स्पेसिफिक डेट पे जब वो इस बिल मेरे पास में लेके आएगा, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, उस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए ये बिल क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, बिल्स पेबल कहलाएगा। तो बिल्स पेबल मीन्स ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं भैया ट्रेड पेबल की। यानी ट्रेड पेबल का मतलब वो पर्सन हो गया, ये इसमें दोनों आ जाएंगे, आपका बिल्स पेबल भी आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्रेडिटर भी आ जाएगा। यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों मिला के क्या बोलेंगे, हम ट्रेड पेबल बोलेंगे। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनको हमारे को क्या करनी है, इन फ्यूचर में पेमेंट करनी है एक स्पेसिफिक डेट को, वो आपके कहलाएंगे क्या, ट्रेड पेबल। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज़ द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स पेबल। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया मेरे दोस्तों, क्या, गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम और ट्रेड दैट द परचेज और मैन्युफैक्चरर्स टू बी सोल्ड। द टर्म अप्लाइड टू ऑल द आइटम्स मेकिंग ऑफ द सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू बी सोल्ड। देखो यहाँ पर वही चीज़ रिपीट हो गई, यहाँ पर ये रिपीट क्यों हुआ मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ पर गुड्स हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर हम गुड्स किसके लिए काम में लेंगे, हमने वो मटेरियल परचेस करा है जो कि हम रीसेल के लिए परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, गुड्स बोलेंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या कहलाएगा, उसका गुड्स कहलाएगा। और अगर कोई ऐसी फर्म है या कोई ऐसा बिजनेस है जो क्या करता है, रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट खरीद के क्या करता है, उसको बेच देता है, तो वो जो रेडीमेड प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, उसके लिए मेरे दोस्तों गुड्स कहलाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मेरे दोस्तों, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब हो गया कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाने में जितना खर्चा करना पड़ा है वो क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, उसकी कॉस्ट कहलाएगी। जैसे मुझे मार्कर बनाने में अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, मुझे प्लास्टिक खरीदना पड़ता है, इंक खरीदना पड़ता है, फिर मेरे यहाँ पर जो लेबर है उस लेबर को मुझे सैलरी देनी पड़ती है, फिर जो मेरी मशीनरी है, मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं देता हूँ, और दूसरे छोटे मोटे खर्चे करता हूँ, कई टैक्स पे करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं जोड़ दूंगा मेरे दोस्तों, तो ये बन जाएगी मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाएगी मेरे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपकी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो थ्योरी का एक काफ़ी बड़ा पार्ट यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे दोस्तों। अब हमने बहुत थ्योरी कर ली, अब हम क्या करते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाहेंगे मेरे दोस्तों। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, और उस प्रैक्टिकल करते करते बीच के अंदर हमारे एक दो टॉपिक है, जैसे इसके अंदर हमने अभी तक अकाउंटिंग की लिमिटेशंस नहीं देखी, एडवांटेज नहीं देखे, और हमने अभी तक हम एक वाउचर्स एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर नीचे मेंशन है यहाँ पर वाउचर, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इस वाउचर को हम पढ़ेंगे भैया थोड़े टाइम बाद, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाउचर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वाउचर्स क्या है। ठीक है, वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वाउचर के लिए हम क्या बनाएंगे, एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो के अंदर यहाँ तक तुम्हारी टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, या तो हम जनरल एंट्री शुरू करते हैं, यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या करेंगे यहाँ पर शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली मेरे दोस्तों आपकी बुक के हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन पहले है, और आपके जो पीटी के एग्जाम होंगे उसमें भी क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन ही आएगी। तो हम डेफिनेटली यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन ही क्या करते हैं मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।